हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे मनसबदार्स एंड जागीरदार्स के बारे में। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स, द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। सो एक्सपेंड मीन्स टू मेक समथिंग बिगर, किसी चीज़ को बड़ा कर देना। एनकम्पास मीन्स किसी चीज़ को अपने साथ मिला लेना। डिफरेंट रीजन्स मीन्स अलग अलग एरियाज। रिक्रूटेड मीन्स किसी को हायर कर लेना। डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल का मतलब है अलग अलग एरिया के लोग। ओके, तो यहाँ ऑलरेडी आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिया है कि मुगल एम्परर वो कंटिन्यूसली मिलिट्री एक्सपेडिशंस में लगे हुए थे। सो जैसे जैसे मुगल एम्परर्स ने अलग अलग एरियाज़ को जीता, वैसे वैसे उन्होंने अपने साथ उन एरियाज़ को एनकम्पास कर लिया, मतलब उन एरियाज़ को अपने साथ जोड़ लिया, राइट। और जैसे जैसे मुगल एम्परर ने अलग अलग एरियाज़ को अपने साथ मिला लिया, वैसे वैसे इनका एम्पायर भी एक्सपैंड होता गया, इनका एम्पायर भी बढ़ता गया, राइट। तो अब इतने बड़े एम्पायर पे एक अकेला राजा तो रूल नहीं कर सकता, इतने लोगों को नहीं संभाल सकता। तो इसीलिए मुगल्स ने अब अलग अलग लोगों को, अलग अलग एरिया के लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया, मतलब अलग अलग एरिया के लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स, जिन्हें हम तुरानीज भी कहते हैं, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। तो देखो यहाँ ये कहा गया है कि मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी एक स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स से, मतलब एक छोटे से न्यूक्लियस से, छोटे से ग्रुप से। और वो ग्रुप कौन थे? तुर्किश पीपल थे, ठीक है। देवर तुर्किश नोबल्स, जिन्हें हम तुरानीज भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मुगल एम्पायर बड़ा होता गया, वैसे वैसे इन्होंने डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया से हायर करना शुरू कर दिया, राइट। तो इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया और वैसे वैसे अलग अलग लोगों को अपने साथ जोड़ा, जैसे कि कुछ इरानियंस को, इंडियन मुस्लिम्स को, देन अफगान्स को, उसके बाद राजपूत्स, मराठास एंड अदर ग्रुप्स, कई लोगों को अपने साथ इन्होंने जोड़ा। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो बाबर था वो उज्बेकिस्तान से आया था, और वो किसके साथ आया? अपने कुछ नोबल्स के साथ आया था, राइट। जब वो आए यहाँ दिल्ली में तो इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। जैसे इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया तो मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई थी, राइट। तो ये जो मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी ये बाबर और उसके नोबल्स के साथ हुई थी। ये नोबल्स थे तुर्किश नोबल्स। तो इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि स्मॉल न्यूक्लियस से ये एम्पायर बहुत बड़ा होता गया, और जैसे जैसे ये एम्पायर बड़ा होता गया मुगल्स का, वैसे वैसे इन्होंने ये सब अलग अलग लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया, राइट। दोज हु जॉइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार्स। तो देखो टाइटल में जो ये मनसबदार्स है ना, इसका मतलब क्या हुआ? वो लोग जो मुगल सर्विस को ज्वाइन कर गए थे, मतलब मुगल्स ने जिन जिन लोगों को हायर किया था सर्विस के लिए, उन्हीं को मनसबदार्स कहा जाता है, ठीक है। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब, मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। देखो मनसबदार का मतलब क्या हुआ कि वो इंडिविजुअल जो मनसब रखता हो, मतलब जिसकी कोई पोजीशन हो या जिसकी कोई रैंक हो। जैसे कि सपोज करो ए नाम का कोई इंसान है, ठीक है, इसने मुगल सर्विस को ज्वाइन किया एक रैंक पर, इसको कोई ओहदा दिया गया, ठीक है। तो इसके पोजीशन को मनसब कहा जाएगा एंड इस ए नाम के इंसान को हम मनसबदार कहेंगे, राइट। जैसे कि आप अगर मुगल सर्विस को ज्वाइन करो तो एक रैंक पे ज्वाइन करोगे, एक ओहदे पे ज्वाइन करोगे, एक पोजीशन मिलेगी, उसी पोजीशन को कहा जाएगा मनसब, कि आपकी क्या मनसब है, क्या पोजीशन है। एंड आप जब उसको ज्वाइन कर लोगे तो उसे फिर कहा जाएगा मनसबदार, कि आपने उनको ज्वाइन कर लिया तो आप मुगल्स के मनसबदार बन गए। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब अगर एक बार आप मनसबदार बन गए तो फिर उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम होता था। अब मनसबदार्स में ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उनकी रैंक, उनकी सैलरी एंड उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो
डिसाइड होती थी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमिन्ड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। तो हर एक मनसबदार की रैंक मतलब हर एक मनसबदार की पोजीशन या फिर हर एक मनसबदार की मनसब एंड उसकी जो सैलरी है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से ही निश्चित की जाती थी। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को जात कहा जाता था। द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, इज्जतदार, राइट। तो यहाँ ये कहा गया है कि जिस भी मनसबदार की ज़ात जितनी ज़्यादा हायर होती थी उतनी ही उसकी पोजीशन कोर्ट में हायर होती थी, उतनी उसकी सैलरी भी हायर होती थी, राइट। तो यहाँ ये कहा गया है कि जिस भी मनसबदार की ज़ात बड़ी होती थी उस हिसाब से उतनी ही उसकी सैलरी और उतनी ही बड़ी उसकी पोजीशन मानी जाती थी। ओके, तो मैं एक बार इस चीज़ को ना दोबारा आपको समझा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे ये है एक पर्सन, ठीक है, ड्राइंग पे नहीं जाना बिल्कुल भी। इसने जो है मुगल सर्विस को ज्वाइन किया, तो इसने जिस पोजीशन पर ज्वाइन किया होगा तो वो कहलाया जाएगा मनसब, और जो ये पर्सन जब ज्वाइन कर लेगा इसे कहा जाएगा इस पर्सन को मनसबदार, ठीक है। अब इस मनसबदार की सैलरी, ठीक है, इसके अलावा इसकी रैंक एंड इसके अलावा इसकी आर्मी की या मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसे तय होगी? ये डिसाइड होगी एक ग्रेडिंग सिस्टम से, और ये ग्रेडिंग सिस्टम में एक चीज़ है दैट इज़ योर न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ज़ात कहा जाता है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो ज़ात है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको रैंक भी मिलेगी, आपकी आर्मी भी देखी जाएगी। अब आपकी जितनी बड़ी ज़ात होगी, मतलब जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी होगी एंड उतनी ही ऊंची आपकी रैंक कोर्ट में मानी जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ज़ात होता क्या है? सो ज़ात बेसिकली इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सोल्जर्स अंडर द मनसबदार। ज़ात का मतलब है कि एक मनसबदार के अंडर में कितने सोल्जर्स हैं, कितने सैनिक हैं, और जितने ज़्यादा सैनिक हैं उतना ही ऊंचा उस मनसबदार का ओहदा माना जाता है एंड उसी हिसाब से उसको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब आर्मी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, तो इनको क्या मेंटेन करना पड़ता था? सवार और कैवलरी मैन मतलब सैनिक और घुड़सवार। The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered and their horses branded and then received money to pay them as salary. तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि टाइम टू टाइम जो ये मनसबदार होते थे, इनके अंडर में जितने भी कैवलरी मैन थे, उनके रिव्यू के लिए इनको बार बार उनको लेके जाना पड़ता था टाइम टू टाइम। तो क्यों रिव्यू करने के लिए लेके जाना पड़ता था? ताकि राजा ये देख पाए कि क्या इन मनसबदार्स ने इन कैवलरी मैन की ट्रेनिंग ढंग से की भी है कि नहीं की है। एंड फिर मनसबदार का काम ये भी होता था कि हर एक कैवलरी मैन इनको रजिस्टर कराया जाए एंड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, और जो इनके हॉर्सेस हैं, जो घुड़सवार सैनिक हैं, इनके हॉर्सेस को ब्रांड किया जाए। अच्छा, हॉर्सेस को ब्रांड करने का मतलब है उनकी हॉर्सेस की ना घोड़ों की मार्किंग कर दी जाती थी, राइट। अब ये क्यों की जाती थी? एक तो इसलिए ताकि ये पहचान बनी रहे कि ये जितने भी हॉर्स हैं ये मुगल एम्पायर से बिलोंग करते हैं। दूसरा, मार्किंग इसलिए की जाती थी ताकि डुप्लीकेसी को अवॉइड किया जा सके। अब डुप्लीकेसी को अवॉइड करने का मतलब क्या है? जैसे कि देखो, जो मनसबदार होते थे वो कैवलरी मैन को रिव्यू के लिए लेके जाते थे, तो जाहिर सी बात है कैवलरी मैन का मतलब क्या है? घुड़सवार, तो इनके घोड़े भी साथ में जाते थे। हर एक घोड़े पर ब्रांडिंग कर दी जाती थी। तो यहाँ पर ब्रांडिंग करने का मतलब ये था कि एक ही घोड़े को 2 बार रिपीट करा के ना दिखाया जाए, राइट। डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए भी ब्रांडिंग की जाती थी। एंड इसके बाद देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी।
ओके जब कैवेलरी मैन को रिव्यू करा के, उनको रजिस्टर करा के, उनके हॉर्स की ब्रांडिंग करा दी जाती थी, तब जाकर मनसबदार को फिर उनकी सैलरी दी जाती थी। मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स, समवट लाइक इक्ताज। सो जो मनसबदार थे उनको सैलरी कैसे दी जाती थी? एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स, और रेवेन्यू असाइनमेंट्स को भी जागीर्स कहा जाता है। एंड ये समवट सिमिलर है इक्ताज के। हम इक्ताज के बारे में पढ़ चुके हैं। इक्ताज का मतलब होता है लैंड, ओके इक्तादार का मतलब होता है लैंड ओनर। सो इन द सेम वे जागीर का मतलब भी क्या होता है? एक प्लेस, एक लैंड। ओके तो उस लैंड को एज अ रेवेन्यू असाइनमेंट दे दिया जाता था, और मनसबदार्स को फिर ये कहा जाता था कि इसी लैंड में से आप अपना कुछ % टैक्स कलेक्ट करेंगे, और इसी कलेक्टेड टैक्स से आप अपनी आर्मी को जो है चलाएंगे। ठीक है, एक बार साइड में बॉक्स दिया हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। नोबल्स विद अ जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। देखो जो नोबल्स, जो मनसबदार्स जिसके पास 5000 ऑफ जात, ओके मतलब जिसके पास 5000 जात होते थे, जात मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 5000 जिसके पास सोल्जर्स होंगे, उसकी रैंक हायर होगी उन मनसबदार से जिनके पास सिर्फ 1000 जात हैं, मतलब जिनके पास सिर्फ 1000 सैनिक हैं। राइट, सपोज एक मनसबदार के अंडर में कितने सैनिक हैं? 5000 हैं। ऐसे ही दूसरे मनसबदार के अंडर में कितने सैनिक हैं? 1000 हैं। तो यहाँ पर जिसके जितने ज़्यादा जात, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी उतनी हायर पोजीशन मानी जाती थी। ठीक है, इन अकबर्स रेन देयर वर 29 मनसबदार्स विद अ रैंक ऑफ 5000 जात। देखो अकबर के टाइम पर हम ये देखते हैं कितने मनसबदार थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 29 मनसबदार्स थे। ठीक है, जिनके पास 5000 जात थी, मतलब सबके पास अलग अलग 5000 सैनिक थे। बाय औरंगजेब्स रेन द नंबर ऑफ मनसबदार्स हैज़ इंक्रीज टू 79। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे कितने मनसबदार हो गए? 79 हो गए। तो अब ये देखो कि जब औरंगजेब के टाइम पे इन्होंने जितने ज़्यादा मनसबदार रखे, उस हिसाब से उतना ही ज़्यादा इनका खर्चा हुआ। तो इसीलिए औरंगजेब का जो सिस्टम है वो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा मनसबदार जो है बनाए गए, उतना ज़्यादा उनको रेवेन्यू देना पड़ा। जितना ज़्यादा रेवेन्यू उनको देना पड़ा, तो वैसे वैसे लोगों पर उतना टैक्स जो है अप्लाई करना पड़ा, उन लोगों से टैक्स लेना पड़ा। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप लोगों से टैक्स लोगे तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा ना, कि लोगों के बस के बात भी नहीं ना उतना टैक्स देना। लेकिन अकबर के टाइम पीरियड में हम ये देखते हैं कि इन्होंने रीजनेबल तरीके से मनसबदार्स को चुना था। राइट, नाउ कमिंग बैक टू द इक्ताज एंड जागीर्स। सो जागीर इज समवट लाइक इक्ताज, बट अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन or administer their jagirs. They only had rights to revenue of their assignments, which was collected for them by their servants. तो यहाँ ये कहा गया है कि जो मनसबदार्स थे वो मुक्तीज की तरह नहीं रहते थे। मुक्तीज का मतलब क्या है? जैसे कि इख्तेदार मैंने बताया ना, जो लैंड ओनर्स होते हैं, वैसे ही मुक्तीज होते हैं। मुक्तीज का मतलब भी लैंड ओनर्स ही होता है। राइट, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये टर्म्स बस आप ध्यान रख लो। जागीर का मतलब लैंड, ओके। ऐसे ही अगर इक्ताज की बात की जाए तो इक्ताज का मतलब भी होता है लैंड। ऑन द अदर हैंड मनसबदार्स का मतलब क्या होता है? लैंड ओनर। ऐसे ही इक्तेदार एंड मुक्तीज का मतलब भी क्या होता है? लैंड ओनर। राइट, लेकिन जो ये मनसबदार थे, इनको भले ही जागीर दे दी जाती थी ताकि उस जागीर से, उस एरिया से, उस लैंड से ये कुछ % अपनी मिलिट्री पर लगा सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं सिमिलर है इक्ताज के, बट मनसबदार्स की खुद की पोजीशन मुक्तीज से थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि मनसबदार्स को अपनी जागीर में रहने के लिए इनको कभी फोर्स नहीं किया गया था। इट वॉज ऑन देम इफ दे वॉन्ट टू रिजाइड देयर और नॉट। ठीक है, मनसबदार जो थे वो एक्चुअली अपनी जागीर पे रिजाइड नहीं करते थे। मतलब जैसे कि सपोज करो ये एरिया एक मनसबदार को दे दिया, ठीक है। अब इस एरिया का जो मनसबदार है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इस एरिया में रहे या ना रहे।
सो मनसबदार एक्चुअली उन एरियाज़ में रिजाइड नहीं करते थे, बल्कि उन एरियाज़ में ये क्या करते थे, एक सर्वेंट्स को अपॉइंट कर लेते थे और यही सर्वेंट जो है वहाँ एरिया के लोगों से जो टैक्स है वो कलेक्ट किया करता था। बट अगर हम मुक्तीज़ की बात करें, मुक्तीज़ को इन्हीं एरियाज़ में रहना पड़ता था, मतलब उनको अपने इक्ताज़ में रहना पड़ता था एंड मुक्तीज़ ही थे जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे। बट मनसबदार्स के अंडर में सर्वेंट्स थे और यही सर्वेंट जो है ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे एंड टैक्स कलेक्ट करके ये मनसबदार को दिया करते थे। ठीक है। इन अकबर्स रेन दीज जागीर्स वर एक्चुअली carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the मनसबदार। तो देखो यहाँ ये कहा गया है कि जो अकबर का टाइम पीरियड था ना, तो उस टाइम पर जागीर्स को, मतलब जमीन को, जो लैंड मनसबदार को दी जा रही है उसको ना अच्छे से असेस किया जाता था, राइट, सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, राइट। तो जागीर्स को इसलिए जो है असेस किया जाता था, इसलिए अच्छे से एग्जामिन किया जाता था ताकि जो मनसबदार्स हैं उनकी सैलरी जो है वो उनके रेवेन्यू के इक्वल हो, राइट। मतलब जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करें उसी हिसाब से मनसबदार की सैलरी हो। जैसे कि सपोज करो एक मनसबदार है और उसके अंडर में कम से कम 5,000 सैनिक हैं और एक दूसरा मनसबदार है जिसके अंडर में 1,000 सैनिक हैं। तो अकबर के टाइम पर ये देखा जाता था कि भाई जिसके पास 5,000 सैनिक है ना, उसको एटलीस्ट उस हिसाब से सैलरी मिले, उस हिसाब से उसको जो है जागीर मिले, राइट। ऐसा ना हो कि 5,000 जिसके पास इतने ज़्यादा सैनिक हो उसको इतनी छोटी ज़मीन दे दी जाए कि वो ढंग से रेवेन्यू भी कलेक्ट ना कर पाए और ढंग से अपनी सैलरी भी ना बना पाए। तो वो चीज़ को ध्यान से देखा जाता था और जिसके पास कम सैनिक होंगे उस हिसाब से उसको जागीर दी जाती थी। तो जागीर को ना प्रॉपर असेस किया जाता था। बट औरंगजेब के टाइम पीरियड में ये चीज़ नहीं फॉलो की गई। द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। तो बल्कि क्या होता था, औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल था वो बिल्कुल फेल हो चुका था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ही फेल हो चुका था। तो जितना उनको जो है टोटल सम, मतलब टोटल रेवेन्यू चाहिए होता था, उससे कम वो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाते थे। देयर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स। ऊपर से औरंगजेब के टाइम पर बहुत सारे मनसबदार भी हो गए थे और इतने सारे मनसबदार हैं तो उनको उस हिसाब से उनकी जागीर, उस हिसाब से उनकी सैलरी, रैंक सब देना है, राइट। एंड जितने ज़्यादा मनसबदार होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा। सो विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव अ जागीर। तो जितने ज़्यादा मनसबदार औरंगजेब के टाइम थे उतनी ही ज़्यादा उन मनसबदार्स को अपनी जागीर के लिए वेट करना पड़ता था। These other factors created a shortage in number of जागीर्स। तो ऐसे होते होते हुआ ये कि मनसबदार ज़्यादा हो गए, जागीर कम पड़ गई। तो जागीर की शॉर्टेज जब कम हुई तो उसका रिजल्ट ये हुआ दैट मैनी जागीरदार दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर, राइट। तो हुआ ये कि औरंगजेब के टाइम पर ज़्यादा मनसबदार थे, ज़्यादा जागीरदार थे। जागीरदार मतलब जो जागीर का मालिक है, राइट, जो उस लैंड का मालिक है। तो उन जागीरदार ने क्या किया कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश की बाय अप्लाइंग टू मच टैक्स टू द पीपल। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। और ये सब चीज़ें औरंगजेब के हाथ से निकल गई थी क्योंकि इसको खुद ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आ रहा था। सो द पेजेंट्री देयरफॉर सफ़र ट्रिमेंडसली। तो पेजेंट्री जो थी वो सबसे ज़्यादा सफ़र हुई थी क्योंकि इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता था। क्योंकि अगर आप टैक्स निकालोगे वो लैंड से ही तो निकालोगे, तो लैंड पर काम कौन करेगा, फार्मर काम करेंगे। तो फार्मर जो थे वो सबसे ज़्यादा सफोकेट हुए औरंगजेब के टाइम पर। तो इसलिए औरंगजेब का टाइम पीरियड हम देखते हैं कि सक्सेसफुल नहीं था। उसके टाइम पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल फेल हो चुका था, राइट। आई होप इतनी आपको बातें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब्त एंड ज़मींदार के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।